आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। अच्छा, आप सभी से सबसे पहले वो बच्चे जो हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह कि अब से कंटिन्यू हम हरियाणा एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जितने बच्चे हरियाणा राज्य से, ठीक है, जिनके पास हिंदी में हिस्ट्री की बुक है, पॉलिटिकल की बुक है, जियो है, ये सभी बच्चों को अब हम एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हुए मेन पॉइंट्स क्या आ सकते हैं एग्जाम में, इसे सीरीज स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था वो इसी टॉपिक से रिलेट करता था, लेकिन इस बार जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? इसके पीछे एक कारण ये है कि मैंने ना सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट को ही बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अंदर इन पॉइंट्स के अंतर्गत आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट को ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे जो रिलेटेबल है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसी चीजों को नहीं पढ़ने वाले जिनका कहीं ना कहीं रिलेशंस नहीं होता है एग्जाम में। हम सिर्फ और सिर्फ आज हिस्ट्री की बुक से, जो कि है चैप्टर 4, फिर से बोल रहा हूं, हरियाणा की हिंदी मीडियम से लेसन 4, जिसका चैप्टर का नाम है मध्यकालीन समाज और यूरोप व भारत समाज, ठीक है, यूरोप और भारत समाज। इसमें सिर्फ हम मेन पॉइंट क्लियर करेंगे क्योंकि अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली लगभग खत्म ही हो गए हैं सब बच्चों के। तो फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटी सी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर अंत में कुछ क्वेश्चंस को देकर मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि बच्चों अगर बोर्ड में आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। देखो बच्चे, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, और ये वो जो बच्चे में से पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्कूल में, उन बच्चों को भी मैं फिर से बोल रहा हूं इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दे लेना क्योंकि ये चैप्टर फाइनल में कंफर्म्ड है। और अब जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा सबको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग क्लास में ध्यान देते तो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहां ज्यादा ध्यान दें क्योंकि यहां मैं चीजों को बारीक से और एक्सप्लेन कर रहा हूं। मध्यकालीन समाज और भारत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि मध्यकालीन समाज की बात आखिर कहां हो रही है। आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मध्यकालीन समाज की जब भी बात हो तो आपको पहले ये चीज समझ लेनी है कि पूरा का पूरा जो इतिहास है ना बच्चे, वो 3 भागों में बटा हुआ है। जो हमारा इतिहास है ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आपको सभी को बता चुका हूं मैं, प्राचीन, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक। यानी कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मध्य समाज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मध्य इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहां बात ही की जा रही है मध्यकालीन समाज में, उस समय का मध्यकालीन समाज कैसा था, चाहे वो यूरोप का और भारत का, यूरोप और भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन समाज की विशेषताओं को लेकर। मध्यकालीन काल की विशेषताएं क्या होती थी? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि अगर बच्चों को इतिहास के बारे में कुछ पता है तो वो क्या, कितना और कैसे। तो इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि लगभग, ठीक है, काल जो मध्यकालीन समाज था वो काल लगभग 7वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक था, ठीक है। तो ये जो समय था 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी, ये आपका मध्यकालीन समाज रहा है इतिहास में। समाज अगर देखें तो समाज कुछ अलग अलग भागों में बटा हुआ था। देखो, सबसे पहले तो समाज में धर्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है, यानी कि ज्यादातर समाज के लोग धर्म से कनेक्टेड थे, धर्म के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने में बिलीव करते थे। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा, एक तो धर्म से चलते, दूसरा जमींदारी व्यवस्था बहुत थी। जमींदारी व्यवस्था का मतलब जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, रुपया, शौर्य है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल और समाज को कंट्रोल करने वाला हुआ करता था। तो मध्यकालीन समाज में एक तो धर्म पे समाज चल रहा था, दूसरा जिम्मेदारी व्यवस्था के हिसाब से समाज को चलाया जा रहा था। बात करें अगले पॉइंट की तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ज्यादातर समाज में कृषि यानी कि खेती से ही रिलेटेड अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया जाता था या अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाया जा रहा था। शिक्षा और ज्ञान पर चर्च और मठों का नियंत्रण था। समाज में अगर एजुकेशन को एक्सप्लोर करना है, एजुकेशन लोगों को पहुंचानी है, तो सबसे ज्यादा एजुकेशन देने का काम चर्च करते थे या तो मठ करते थे। मठ क्या होते हैं? मठ एक ऐसी जगह होती है जहां पर धर्म को लेकर
चीजें बताई जाती है कि धर्म क्या है, धर्म कैसे है, धर्म को फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर कई प्रकार के भाषाओं का ज्ञान ये मठों में दिया जाता था। ये ज्यादातर हमारे भारत में भी देखे गए हैं और यूरोप में भी। यूरोप में ज्यादातर चर्च होते थे और मठ हमारे भारत में हो सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो और समझ सकते हो। बात कर रहे हैं फिर नीचे उतर के थोड़ा सा यूरोप में मध्यकालीन समाज कैसा था। ठीक है, तो यूरोप के मध्यकालीन समाज को अगर हम देखें तो देखो, सामंतवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी यूरोप में उस समय। ज्यादातर यूरोप का समाज चर्च और धर्म को का ही प्रचार करता था, यानी कि यूरोप के चर्च धर्म का प्रचार करते थे, ज्यादातर लोगों को अपने धर्म से जोड़ते थे। और तीसरा है, नगरों का उदय धीरे धीरे हुआ और फिर अंत में धर्म युद्ध हुए। ठीक है, ये बेटा यूरोप समाज की बात कर रहे हैं हम, जहां पर सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सामंती अर्थव्यवस्था मतलब राजा और जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जो ज्यादा आप बोल सकते हो जमींदारी पोजीशन जैसे कुछ लोग हैं, तो वो सामंती अर्थव्यवस्था के होते थे। चर्च और धर्म का प्रचार बहुत तेजी से होता था। नगरों का उदय भी हुआ है। ऐसे में यूरोप में नगर धीरे धीरे बसे, क्योंकि पहले के लोग कहीं ना कहीं जैसे कि आप बोल सकते हो जंगलों में, खेतों में, पहाड़ियों के आसपास ऐसे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग बाग नगरों की बसावट करने लग गए। ठीक है, जो कि यूरोप में स्टार्ट हुआ। और धर्म युद्ध, अक्सर अगर युद्ध होते थे, लड़ाई झगड़े समाज के बीच में होते थे, तो वो धर्म कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था उनका। चलिए समझते हैं कि क्या है समांती व्यवस्था। ठीक है, तो समांती व्यवस्था अगर हम समझ रहे हैं तो हम किसका समझ रहे हैं? हम यूरोप का समझ रहे हैं। देखो बच्चों, समझने की बात ये है, समांती व्यवस्था में राजा को ही समांत कहते थे। कई बच्चे इस बार मैंने देखा था एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया आप ये बताइए हमें कि समांत क्या होता है। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि एग्जाम में ड्यूटी दे रहा था, सर ये समांतवादी क्या होता है। अब उस बच्चे ने अगर रिवीजन किया होता तो उसे पता होता कि समांत मतलब राजा, राजा मतलब समांत। ठीक है, लॉर्ड शूरवीर हुआ करते थे। शूरवीर इन द सेंस जो योद्धा होते हैं, हम कहते हैं ना योद्धा हो, तो उन्हें लॉर्ड कहा जाता था। लॉर्ड यानी कि शूरवीर। इन्हें इंग्लिश में नाइट भी कहा जाता था। किसान को सर्फ कहते थे। क्या कहते थे? सर्फ। ओके, किसान भूमि पर काम करते थे और कर देते थे। किसानों का यूरोप में एक ही काम था, इनका मेन काम था कि भैया आप क्या करें, जमीन पे काम करो, जो भी पैदावार होती है उसमें राजा को टैक्स दो। तो किसानों का मेन काम क्या था यूरोप में समांती व्यवस्था के अंतर्गत? भूमि पे काम करना और कर देना, यानी कि टैक्स देना। शूरवीर और समान सुरक्षा प्रदान करते थे। अब जितने भी शूरवीर होते थे, जितने भी समांतवादी लोग होते थे, राजा महाराजा, इनका मेन काम होता था अपनी प्रजा में सुरक्षा देना। वो सुरक्षा आर्थिक हो सकती है, वो सुरक्षा राजनीतिक हो सकती है, या युद्ध वगैरह से बचाव के लिए यही लोग सबसे पहले आगे आते थे। तो किसानों का काम भूमि पे काम करना और टैक्स देना, और शूरवीर और लॉर्ड का काम क्या होता था? राजा और लॉर्ड का काम क्या होता था? मेन काम होता था इनका सुरक्षा प्रदान करना। बात करें यूरोप में चर्च और धर्म का प्रभाव कैसा था। देखो बच्चों, आप सभी लोग समझ चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भी है, इस क्लासेस में भी कई बार पढ़ा है कि चर्च एक ऐसी जगह होती थी जहां धर्म को लेकर प्रचार प्रसार तो होता था, लेकिन लोगों को पढ़ाना, लिखाना, समझाना, एक अच्छी राह दिखाना, जीवन में कैसे आगे बढ़े, चर्चों का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहता था। चर्च ज्यादा मेन काम करते थे ये चीज। तो यहां बोला गया चर्च और धर्म का प्रभाव क्या है? पोप राजा से भी अधिक शक्तिशाली होता था। अब पोप कौन है यहाँ पर बच्चे? पोप यहाँ पर बोला गया है, आपने सुना होगा चर्च के पादरी। जो चर्च के पादरी और जो चर्च के संयोजक होते हैं, जो संचालक होते हैं, उन्हें पोप कहा जाता था। और ये पोप आज भी कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप यूरोप की कई कंट्रीज में जाए तो चर्च के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के लोग पोप कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां बोला गया है कि उस समय यूरोप में पोप राजा से भी अधिक शक्तिशाली होता था। मतलब चर्च को चलाने वाला, चर्च का पादरी राजा से भी ज्यादा पावर्स रखता था अपने पास। चर्च समाज और राजनीतिक दोनों पे होती थी। चर्च समाज को भी हैंडल करता था, चर्च राजनीति भी चलाता था। राजनीति मतलब कौन राजा होगा, राजा कैसे प्रजा को हैंडल करेगी, प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा क्या क्या करे प्रजा के लिए, ये भी यूरोप में चर्च ही डिसाइड करता था। शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र मठ थे। चर्च
चर्च के साथ में मठ बनाए जाते थे, जिनका मेन काम होता था कि और लोगों को ईसाई ज्ञान को देना या और लोगों को ज्ञान के प्रसार से जोड़ना। यानी कि इस समय तो हमारे पास कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, ठीक है, लेकिन उस समय मठ हुआ करते थे जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, धर्म को लेके ज्यादा पढ़ाया जाता था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है इसमें धर्म युद्ध क्या है। ये तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, समानता व्यवस्था, चर्च और धर्म का प्रभाव और धर्म युद्ध, ये तीनों ही पॉइंट यूरोप समाज के हैं। तो जब आप लोग रिवीजन करते हैं तो अगर आप 2-2 3-3 लाइन भी अगर समझ लेंगे तो भी आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा बच्चे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको बस 2-4 पॉइंट अगर याद रह गए तो आप पूरा एग्जाम कर जाओगे। तो इतना क्लियर करते हुए आप लोग अब तक समझ चुके हैं कि यूरोपीय समाज आखिर कैसा रहा होगा। तो यूरोपीय समाज को पढ़ के आप लोग ने जो जो पॉइंट्स ध्यान दिए हैं, जो मैंने डायग्राम में करवाए थे, उसको एज इट इज आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि सेम टू सेम अगर आप लिख लेते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि एग्जाम के फाइनल दौर में जब आप गुजर रहे होंगे तो उस समय सिर्फ एक बार सरसरी नजर से देख लोगे तो वही काफी होगा रिविजन के लिए। आगे बढ़ते हुए हमें समझना होगा कि भारत में मध्यकालीन समाज आखिर है क्या। तो भारत में मध्यकालीन समाज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि उस समय का मध्यकालीन समाज को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है। पहला जो पॉइंट है वो है धर्म और संस्कृति, यानी कि मध्यकालीन जो भारत था उस समय धर्म और संस्कृति क्या थे। दूसरा पॉइंट हमने सामाजिक ढांचे के बारे में बताया हुआ है कि उस समय का जो मध्यकालीन भारत था वो सामाजिकली, यानी कि समाज में ढांचा कैसा था, यानी कि पूरा समाज किन भागों में बटा हुआ था। तीसरा राजनीतिक व्यवस्था, हमने ये भी पढ़ा है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं हमारी कैसी थी। और चौथा है आर्थिक जीवन, कि हमारा आर्थिक जीवन कैसा था उस समय में। ठीक है, और वो जो एक समय पीरियड था आपको मैं बता ही चुका हूँ, 7 से 17वीं सेंचुरी, या आप ये बोल सकते हो कि 8 से 12वीं शताब्दी जो समय था वो समय कैसा रहा होगा राजनीतिक रूप से। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है धर्म और संस्कृति। हमें ये आपको पता होगा भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है। भारत अपने आप में विभिन्नता में एकता को गठित करता है। तो भारत में अक्सर धर्म को लेकर संस्कृति हमारी अलग रही है। वहीं बात करें हम सामाजिक ढांचे की, तो सामाजिक ढांचा भी हमारा अलग रहा है, क्योंकि हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग व्यवस्था, सोच विचार, इस प्रकार से लोग रहे हैं। बात करें हम राजनीतिक से, तो भारत जैसे देश में हमेशा से ही राजनीति होती आई है। फिर वो राजनीतिक चाहे तो ब्राह्मणों ने की हो, चाहे तो वो राजाओं ने की हो, या फिर समाज के छोटे वर्गों के लोगों ने की हो। बात करते हैं हम आर्थिक जीवन की, कि हमारे भारत में आर्थिक जीवन आखिर कैसा रहा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सामाजिक ढांचे से। तो भारत में जो उस समय की व्यवस्था थी, समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। ये चीज पॉइंट याद रखना कि पूरा का पूरा भारतीय समाज उस समय में समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि जात के हिसाब से समाज बटा हुआ था। जैसे कि आपको पता ही होगा जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्णों में पूरा का पूरा भारत बटा हुआ था, समाज बटा हुआ था। तो वही चीज बोला गया कि मध्यकाल में भी जाति व्यवस्था पर आधारित समाज संचालित होता था। दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र और दलित, जो कि अभी मैंने बताया आपको, इन व्यवस्थाओं में था। महिलाओं की स्थिति कमजोर थी, यानी कि उस समय महिलाओं को पढ़ने की रोक टोक थी, उन्हें आगे बढ़ने की, या फिर आप बोल सकते हो कि एक प्रकार से पर्दा में रहा जाता था। महिलाओं का मेन काम घर को संचालित करना, बच्चों को पालना ही था, शिक्षा ग्रहण करना जैसा भी नहीं था। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। तो राजनीतिक व्यवस्था में 8वीं से 12वीं सदी तक राजपूतों का शासन अच्छा खासा रहा है। 13वीं से 16वीं सदी तक दिल्ली सल्तनत रही है भारत के अंदर, जिसने पूरे भारत पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, और 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक मुगलों का साम्राज्य रहा। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बताया मैंने कि राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी। बच्चों, अगर आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझना है ना, तो आपको ये चीज समझना होगा कि देश में देश को चलाने के लिए किन किन लोगों ने कैसे कैसे और किस किस समय तक शासन किया। तो यहां मैंने शॉर्ट में क्लियर किया है कि मध्यकालीन समय में 8 से लेकर 12वीं सदी तक राजपूत राज्यों का शासन हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद 13वीं से लेकर 16वीं सदी तक बच्चे दिल्ली सल्तनत ने शासन चलाया जाता। ठीक है, दिल्ली से ही कई प्रकार के मुगल शासक, कई प्रकार के हिंदू राजा भी रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली से ही पूरे भारत को संचालित किया।
16वीं से 18वीं सदी तक मुगलों का संचालित ज्यादा रहा है बच्चों। तो इन पॉइंटों को याद रखना कि इन लोगों ने देश को चलाने में एक अहम भूमिका उस समय में निभाई थी। बात करते हैं धर्म और संस्कृति की, कि धर्म और संस्कृति उस समय कैसी थी। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन का उदय हुआ था। देखो बच्चों, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कई सारे संतों ने, कई सारे संत हो गए, भक्त हो गए, आप बोल सकते हो ऋषि मुनि हो गए, इन्होंने समाज को सुधारने का काम किया था। क्योंकि एक समय में समाज हमारा अंधविश्वासों में, ठीक है, गलत चीजों में, ठीक है, जादू टोने में ही बना हुआ था। लेकिन जब सूफी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस समय हमारे बड़े बड़े महान आप बोल सकते हो ऋषि मुनि, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हो गए, कबीर दास हो गए, मीराबाई हो गए, इस प्रकार के कई सारे महान संतों ने अपनी प्रमुख और अच्छी वाणियों से समाज को सुधारने का काम किया। उन्हें बताया कि समाज एक्चुअल में था क्या। ज्ञान, धर्म, ठीक है, और भक्ति, इन तीन रास्तों को बताया था कि समाज में अगर सुधार लाना है, एक व्यक्ति को अच्छे आचरण के साथ जीवन जीना है, तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग पर चले। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का उदय हुआ। धार्मिक सहिष्णुता और समानता का संदेश दिया गया कि धर्म को सुधारिए, और सहिष्णुता मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। कला, स्थापत्य और साहित्य का भी विकास हुआ। उस समय में बच्चे बड़े बड़े आप मॉन्यूमेंट्स देख सकते हो जो आज भी बने हुए हैं, चाहे तो वो बड़े बड़े मंदिर हो, चाहे तो बड़े बड़े किले हों, या कई प्रकार की मूर्ति की नक्काशी हो, वो सारी चीज अपने आप में मध्यकालीन समय से ही बनी हुई है। तो हमारा भारत धर्म और सांस्कृतिक रूप से इस प्रकार का था। तो यहाँ जो सारे पॉइंट खत्म हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि मध्यकालीन समाज में यूरोप और भारत कैसा था। ये मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। जिन बच्चों ने रीडिंग कर ली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर स्कूल के पढ़ लिए हैं, वो बच्चे अगर इनको सिर्फ रिवीजन करके चले जाएंगे तो भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है एग्जाम में। क्योंकि अगर आपको एक पॉइंट भी याद आया ना, क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो जब क्वेश्चन की बात आई रही है तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस आखिर आते कैसे हैं, आपको पकड़ना क्या है। ठीक है, तो बच्चों अब इस बार इसमें आप देखेंगे कि इस बार मैंने पूरा रिवीजन कराने के बाद आप कुछ मॉडल क्वेश्चंस दिए हैं। अच्छा, ये मॉडल क्वेश्चंस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ना एक ग्राफ पता चल सके, एक ब्लूप्रिंट मिल सके कि अगर बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे। ठीक है बच्चे, मेरी क्लास की खासियत सिर्फ यही रहेगी कि हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको मॉडल क्वेश्चंस दे के जाऊं और सॉल्व भी करा के जाऊं। आज मैं इस क्लास में तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूं पहले ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं अपने रिवीजन के बेस्ड पे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, डरने की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बिल्कुल भी मत डरो, कोई बात की टेंशन मत लो। बोर्ड में एग्जाम में अगर आप की पॉइंट्स पकड़ गए हो, अगर आपको रिवीजन अच्छा खासा है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब सुनो, यहां बोला गया है जैसे कि पहला क्वेश्चन, धर्म युद्ध क्या था। तो आपको याद होगा कि धर्म युद्ध क्या था, धर्म क्यों होता था, है ना। मैंने चर्च को लेके बताया था, धर्म को लेके बताया था यूरोप वाले समाज में। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप की समानती व्यवस्था की संरचना कैसी थी। अब समानती व्यवस्था याद करो, समांत मतलब राजा, है ना, और वो राजा किस प्रकार से शासन करता था, उसका क्या काम होता था। तो अगर आप एक एक पॉइंट का कीवर्ड पकड़ते चले गए हो तो आप बाकी की सारी चीजें लिख दोगे। क्योंकि हिस्ट्री में बच्चे आपको फैक्ट पॉइंट पे ज्यादा काम करना होता है। और मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी आप लोग रीडिंग करते हैं तो आप फैक्ट वाले पॉइंट को अंडरलाइन करते चला करो। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छे नंबर्स लेके आने हैं एग्जाम में तो रीडिंग करने की आदत डालो बच्चों। आप जितनी ज्यादा बुक्स को पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों के एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत और भक्ति आंदोलन की विशेषता। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि मध्यकाल में भारत सामाजिक रूप से वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, धर्म को लेके ही समाज चलता था। इसके अलावा भक्ति आंदोलन को लेके मैंने अभी क्लियर किया था आपको कि भक्ति आंदोलन एक ऐसा समय था जब भारत के महान संतों ने, उन संतों का नाम आप ले सकते हो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हो गए, कबीर दास हो गए, मीराबाई हो गई, और भी, ठीक है, नामदेव हो गए, और भी ऐसे महान संत रहे हैं जिन्होंने उस समय में भारतीय समाज को सुधारने के लिए 3 मार्ग पे चलने का रास्ता बताया, कर्म मार्ग, धर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो अगर आपको ये तीनों चीजें पता है
तो उनकी विशेषताओं को बस लिखते चलो, आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस 6-6 नंबर में आते हैं। तो अगर आपको फैक्ट पता है तो आप इजीली 6-6 नंबर गेन कर लोगे। बात करें मध्यकालीन भारत और यूरोप की सामाजिक व्यवस्था की तुलना करने में, तो एक तरफ आप लिखना मध्यकालीन भारत में समाज कैसा था भारत में, दूसरी तरफ आप लिखेंगे यूरोप में कैसा था। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तीनों के 2-2 पॉइंट लिखते चलो, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग में से जितने बच्चों को मेरी ये क्लास समझ आती है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि और क्या क्या चीजें मैं इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूं। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी चैप्टर्स अब हम हरियाणा बोर्ड के लेके चलेंगे उनको मैं बारीक से बारीक चीजों को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप फैक्ट पॉइंट पे लिख सको। फिर बोल रहा हूं, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चे फैक्ट पॉइंट को लिखने की आदत डालो। इन क्वेश्चन को पहले आप करके दिखाओ, ठीक है। फिर मैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लासेस जो भी होगी, पहले मैं इन क्वेश्चंस को करके दिखा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के लिए थैंक यू सो मच। खूब मन लगा के मेहनत करिए, बोर्ड एग्जाम है, 10वीं में अच्छे नंबर आ जाएंगे, घबराने की बात नहीं। थैंक यू।